हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि इधर 3-4 दिनों से क्लासेस ऑफ हो गई थी, रुक गई थी। कुछ समस्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हमने इतनी क्लासेस ही आपको यूपी पेट की पढ़ा दी थी कि इतना ज़्यादा क्लासेस हो गई थी कि सारे बच्चों को शेयर करते करते उसकी प्लेलिस्ट बनाते बनाते पूरा समय ही चला गया। क्योंकि यूपी पेट बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करनी थी, नोट्स देने में मेरा समय चला गया, नोट्स बनाने में समय चला गया। अब सारे बच्चों तक हमारी नोट्स पहुंच चुकी है। जिन बच्चों को अभी भी नोट्स नहीं मिली है यूपी पेट स्पेशल की, वो सारे बच्चे हमें मैसेज कर देंगे, उनको भी नोट्स मिल जाएंगी। और हमने क्या किया है कि टेलीग्राम चैनल पे नोट्स तो अवेलेबल करा दिया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल चला रहे हो तो टेलीग्राम द ब्रिलियंट एकेडमी का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाए। दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ और किया है आपके लिए, यूपी पेट स्पेशल वाले बच्चों के लिए हमने ये किया है कि टेलीग्राम चैनल पे हमने यूपी पेट स्पेशल रीजनिंग के जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक लाइन से लगा दिया है। ठीक है, मतलब जैसे रीजनिंग तो बहुत बड़ा सिलेबस है, समाप्त तो होने वाला है नहीं, तो उसके कुछ स्पेशल क्लासेस हैं कि हमें इतनी ही 5-6 क्लासेस पढ़नी, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमने डीआई की क्लासेस की प्लेलिस्ट वैसे बनवा के हमने टेलीग्राम पे डला दी है। सेम वही मैथ का कितना सिलेबस पढ़ना है, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें मैथ का कितना सिलेबस पढ़ना है उतनी क्लासेस हमने बना के टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। तो सारे बच्चे बस उतनी ही क्लासेस पढ़ें, उससे ज़्यादा कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भटकोगे ज़्यादा गुमराह होगे, कम भटकोगे कम गुमराह होगे। उतना ही पढ़ो जितना सॉलिड है। हमने आपको बता दिया कि इतनी क्लासेस पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा तो हो जाएगा। विश्वास रखो बस एक बार। और जो ये इधर 10 का डोज चल रहा है, ये 3-4 क्लासेस और हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यूपी पेट स्पेशल के लिए। उसके बाद फिर अपना एसएससी वाली मैराथन शुरू होगी 10 के डोज की। लगातार फेंकते रहेंगे बड़े से बड़े प्रश्नों को, क्योंकि एसएससी दिसंबर में होना है। उसके लिए भी अच्छी तैयारी चाहिए, उसके लिए भी अच्छा कंटेंट चाहिए आपको, वो भी लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने हमें मैसेज किया, सर 23-24 क्लासेस आपने 10 की डोज की पढ़ा दी हैं, उसकी PDF नहीं आ रही। बेटा हमने 250 क्वेश्चन की PDF एक बार में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, या 50 क्वेश्चन की PDF 5 बार में प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश है कि कल 2 PDF टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, 3-4 PDF और जो भी है वो सब अपलोड हो जाएंगी। कोशिश पूरी है कि आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। निश्चिंत रहो, एक क्वेश्चन की PDF मिलेंगी आपको, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें, आप परेशान मत हो, सब कुछ प्रोवाइड होगा। तो यूपी पेट वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से मन लगा लें। कम समय है, कम समय में आग लगानी, तूफान मचाना है, सब कुछ करना है। इसी कम समय में ही सारे जितने भी हमारे पास सवाल हैं उन सारे सवालों को पढ़ाना भी है। मतलब यही तो है भाई, बिना पढ़ाए तो आप पेपर में कुछ कर नहीं सकते, तो पढ़ना आपको भी है, हमें पढ़ाना भी है। प्रयास यही है कि जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही, क्वेश्चंस आ जाएं आपके पेपर में तो बेहतर होगा। विश्वास रखो, कोशिश पूरी है। मैंने जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं, आप सारी क्लासेस पढ़ लो, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। पूरा पेट का मैथ और रीजनिंग का मैंने सिलेबस फ्री में पढ़ा रखा है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए यार, सबको तो फ्री में पढ़ा दिया है। तुम्हारे लिए एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारा पेपर करीब है, बस इस बात को ध्यान रखना, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। बिना किताबों के यारी से आप दोस्ती किसी से भी कितनी भी कर लो, वो आपका साथ जीवन भर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकती। अगर किसी ने सच्चा प्यार निभाया है तो वो आपका ज्ञान है, उससे ज़्यादा सच्चा प्यार आपके साथ कोई नहीं निभा सकता। आप किसी से भी कितनी भी बड़ी दोस्ती कर लो, आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहो, लेकिन अंततः आपको धोखा मिलने की संभावना होगी। लेकिन अगर आपने किताबों से प्यार करा, किताबों से यारी की और ज्ञान के लिए अपने जीवन को वरदान में दिया, मतलब अपने जो ज्ञान के लिए अपने जीवन को तुमने दान दे दिया,
तो फिर आपका वो ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। और यूपी पेट में तो आपको आग लगानी ही लगानी, हो कुछ भी जाए आपको अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं इस बार। बात एक बात और समझ लेना, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हमें यूपी पेट सिर्फ और सिर्फ पास करना है, कट ऑफ मार्क्स कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, एक कट ऑफ मार्क्स तब होगा जब मेंस का पेपर होता है। तो पिछली बार की तरह ये गलतियां मत करिएगा, क्योंकि यूपी पेट में आपको मैक्सिमम नंबर लाने की ज़रूरत है। अब आप जितने ज़्यादा नंबर लेके आओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात रहेगी। इसलिए कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने की। आप यूपी पेट को सिर्फ पास नहीं करना है, नंबर गेन करना है, नंबर लाने हैं। आप कोशिश करो कि 80 से 85 नंबर आपके ज़रूर हों, इससे नीचे नहीं। पिछली बार यही हुआ कि बोले कि लेखपाल के पेपर का कट ऑफ 50 से 55 होगा, 50 से 55 होगा। और ऑनलाइन वाले जितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले थे, सभी ने 50 के 55 के कट ऑफ पे खूब कोर्स बेचा, खूब कोर्स बेचा। मैंने पहले ही अपनी क्लास में बता रखा था कि 65% के नीचे वाले, 65 नंबर के नीचे वाले सोचे ही नहीं कि उन्हें लेखपाल देने को मिलेगा। मुझे पता था ना कि 8000 वैकेंसी, क्या 65 नंबर लाने वाले बच्चे ही नहीं है हमारे पास। बेटा पूरे उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है, 47 लाख बच्चा पेपर देने जा रहा है यूपी पेट का। 47 लाख, आप सोच सकते हैं कि 47 लाख कोई 1-2 नंबर की संख्या नहीं है। 47 लाख बच्चे पेट का पेपर देंगे और वैकेंसी सिर्फ 8000 10,000 लेखपाल में। ऐसे ही कुछ पोस्टें आती हैं 4000 5000 4000 5000, इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती। तो जो बच्चा 80 से 85 नंबर लाएगा उसी को सारे पेपर देने को मिलेंगे, इससे नीचे वाला बच्चा बाहर रहेगा। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मतलब पूरे साल जो वैकेंसी आने वाली है कंप्लीट ईयर में, वो सारी वैकेंसी कौन देगा? जो 80 नंबर के ऊपर लेके आए होंगे। 80 नंबर के नीचे वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, फिर से सिर्फ तैयारी करना होगा, फिर से पेट के लिए पढ़ना होगा आपको। तो आप अभी भी समय है, 5 दिन में सब कुछ बदल सकता है। आपको लगता है 5-6 दिन में कुछ नहीं हो सकता, 5 दिन में 50 नंबर की तैयारी हो सकती है। कुछ नहीं करना है, मैंने मैथ की, रीजनिंग की, DI की सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं ऑनलाइन में। उसकी प्लेलिस्ट हमने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा दी है। 30 नंबर, आप सिर्फ 30 क्लासेस, 30 नंबर 30 क्लासेस, मैं कहता हूँ गारंटी है। आप पढ़ के जाओ, मैं देखता हूँ नहीं आएगा। 100% 30 नंबर मेरा दिलाने का जो आदा था, वो 100% आप वो 30 क्लासेस पढ़ के जाओ गारंटी के साथ। 80 के नीचे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, वरना पूरा साल आपका बर्बाद हो जाएगा बेटा। इस साल को बर्बाद होने से बचाना है। याद रखिएगा, ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी पेट का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैकेंसी बहुत आएंगी। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश को छोड़ के हमारे जो सबसे बड़े चुनाव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए ये साल बर्बाद नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समय लगेगा, तो वैकेंसी उस टाइम का तो आप इंतज़ार बिल्कुल मत करो। उससे पहले ही इसी साल वैकेंसी में फाइट करके नौकरी लेने का प्रयास करो। चलो फिर यूपी पेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूपी पेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जो 2023-22 के पेपर में छपने वाले हैं। सारे क्वेश्चन यूपी पेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझ गए? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आने की पूरी संभावनाएं हैं ऐसे प्रश्नों की। चलिए समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, एक एक प्रश्न की बेटा हमेशा मैथ में आपको एक चीज़ समझना है कि एक एक प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है। वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे कौन सा उत्तर निकलवाना चाहता है। ये सारे चीज़ें जिस दिन आप समझ गए, उस दिन से आपको मैथ आसान लगने लगेगी। चलिए पहले प्रश्न को समझते कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 9000 है। एक गांव है, वहां की जनसंख्या 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है, मतलब हर साल 12.5% लोग जन्म लेते हैं, और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, और हर साल 2.5% लोगों की डेथ हो जाती है।
तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना करें। तो 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी ये आपको बताना है। अब बात समझिएगा भैया, एक बात को समझिएगा, हर साल वहाँ पे 12.5% लोगों का क्या होता है, जन्म होता है, और 2.5% लोगों की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12.5% लोगों ने जन्म लिया और 2.5% लोगों की मृत्यु हो गई, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई। 12.5% से जब आप 2.5% घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा हर वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। 12.5% लोगों ने जन्म लिया, मतलब उस साल हमने कह दिया कि 12.5 लोग जन्म लेते हैं, 12.5 लोग जन्म लेते हैं और 2.5 लोग मर जाते हैं, तो बचे कितने, 10 लोग। 12.5 से 2.5 को घटा दिया, पता चल गया कितने लोग बच रहे हैं। तो 12.5% लोगों की जन्म होती है, 2.5% लोगों की मृत्यु होती है, तो बचे कितने, 10% लोग। 10% लोग हर साल जनसंख्या बढ़ाते हैं। एक गांव की जनसंख्या आज कितनी है, 9,000 है। कितने साल की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद। प्रत्येक वर्ष कितने % बढ़ती है, 10% बढ़ती है। आज कितनी है, 9,000 है। पहले साल 10% बढ़ी, जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं, तो 110/100। फिर दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, 110/100। तीसरे वर्ष 10% बढ़ी, 110/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कट गए। ये 9 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 होता है 1331, और इसका गुणा करोगे तो ये लास्ट में 79 जाएगा। ये 11,979 उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। बताओ कोई परेशानी भैया। हर साल 12.5% लोगों का जन्म होता है, 2.5% लोगों की डेथ हो जाती है, तो बचते कितने हैं, 10% लोग। मतलब पहले साल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल फिर जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, तीसरे साल फिर जनसंख्या में वृद्धि हुई 10% की। तीनों सालों में हमने 10% की वृद्धि निकाल ली, और टोटल जनसंख्या वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि होने के बाद 11,979। कहा तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या की गणना करें, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,979। आगे बढ़ाया जाए, चलिए भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या से प्रश्न आना ही आना है इस बार आपके पेपर में। अगला फिर से जनसंख्या से, सिर्फ यूपी पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। अब देखिए कह रहा है एक शहर है, वहाँ की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ जाती है, प्रत्येक वर्ष 10% जनसंख्या इंक्रीज करती है। यदि वर्ष 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, समझिएगा। एक 2018 आया, 2018 से 2019 हुआ, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई, 10% की। 2019 से 2020 हुआ, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई, 10% की। फिर 2020 से 2021 आया, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 10% की। ठीक, हर साल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ थी। ठीक है, समझ गए। 2018 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2 करोड़। 2018 से 10% बढ़ी तो 2019 आएगा। 2019 से 10% बढ़ेगी 2020 आएगा। 2020 से 10% बढ़ेगी 2021 आएगा। और यही कहा 2 वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो पहले वर्ष 10% बढ़ी 110/100, फिर 10% बढ़ी 110/100, फिर 10% बढ़ी 110/100। कैंसिल आउट करिएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6,
2 2 4 2 6, ये 20 गुणे 1331, 0 0 0, 1 2 3 4, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2,66,20,000। 2021 में वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी 2,66,20,000। तो ऑप्शन में देखिए, ये देखिए 2.662 करोड़, 2.662 करोड़। बताओ कोई डाउट है? आप बस जनसंख्या में एक बात को ध्यान रखना होता है कि कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है, कितने परसेंट घटाया जा रहा है। जितने परसेंट बढ़ाने को कहे उतना परसेंट बढ़ाओ, जितना परसेंट घटाने को कहे उतना परसेंट घटाओ, बस और कुछ नहीं होता। चलो अगला प्रश्न। आइए, एक करने लिख गया, यहाँ पे एक कस्बा होना चाहिए। एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज इस कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष क्या हुई? 5% की वृद्धि, कमी हुई, ठीक है। पहले वर्ष क्या हुई? 8% की कमी हुई। दूसरे वर्ष क्या हुई? 5% की वृद्धि हुई। उसके बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई? हमने कहा x हो गई। उसने कहा एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। प्रेजेंट टाइम एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष इसमें 8% की कमी होती है। पहले वर्ष इस कस्बे की जनसंख्या में क्या हो गई? 8% की कमी हो गई। और दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष क्या हो गई? कस्बे की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या x होगी। ये हमने मान लिया, x की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो कैलकुलेट करो। 80,000 गुणे 8% की कमी हुई। जब भी कमी होगी तो 100 से घटाओगे, जब भी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ोगे। तो 8% कमी हुई तो 100 से घटाओ, कितना? 92 बटे में 100। 5% की वृद्धि हुई तो 105 बटे में 100। चलो कैलकुलेट कर लो जल्दी से, क्या आ रहा है आंसर? 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे। क्या हुआ? 0 ना कटा जाए। चलो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना है तो 0 ना काटा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे आसान करते हैं देखते हैं। ये 100 है, ये भी 100 है, ये 80,000 है। ठीक, इसको काट दिया जाए। 2 चौको 8, 2 छंग 12, ये कटेगा 2 पंची 10। ये 5 एक नम 5 और ये 5 दूनी 10, 5 एक नम 5। और इसको काट दो 2 पंची 10, ये काटो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये 2 0 से 2 0 काट दो और इसको काट दो 16 पंचे 80, 160। और ये आ जाएगा 160 गुणे 23, 160 गुणे 23 गुणे 21। ठीक, चलो अब कैलकुलेट करने में आपको पता जब भी एक 0 होगा तो वो लास्ट में वो 0 जरूर जाएगा। अब देखिएगा 6 तिरिक 18 और 8 एक नम 8, लास्ट में 8 आएगा तो आंसर ये बनना चाहिए 72,280। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने क्या कैलकुलेशन कर दिया, समझ में नहीं आया। बेटा देखो हमने किया 1 तिया 3 और 3 छंग 18, लास्ट में 8 जरूर आएगा। क्या किया? 1 से 3 में गुणा किया तो 3 आएगा, 3 का 6 में गुणा किया 3 छंग 18, 18 का मतलब लास्ट में 8 जरूर आएगा। तो वो ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। नहीं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आंसर सही है वैसे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बाबू, कैलकुलेट करके बता देना। अगर आंसर गलत आ रहा होगा तो बताइए कमेंट करके। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में आंसर यही आना चाहिए। ठीक, आप कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ाया जाए, बस आप इतना समझो कि जनसंख्या में करना क्या होता है। जितना परसेंट बढ़ाएंगे जनसंख्या को उतने परसेंट बढ़ाएंगे, जितने परसेंट घटाएंगे जनसंख्या को उतने परसेंट घटाएंगे। या तो जनसंख्या 3 प्रकार की होगी, आप इसको पहचानना सीख गए, हमेशा आंसर कभी गलत नहीं होगा। एक जनसंख्या में पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर होता है।
ये 3 चीजें जनसंख्या में होती हैं, ठीक, ये 3 चीजें जनसंख्या में होती हैं। बस आप इसको पहचान गए, आपके कभी आंसर गलत नहीं होंगे। कभी कभी क्या करेगा, आपको पास्ट की जनसंख्या देगा और कहेगा 4 साल बाद की जनसंख्या बताओ, मतलब प्रेजेंट की पूछेगा। कभी कभी आपको प्रेजेंट की जनसंख्या देगा और कहेगा 4 साल बाद की जनसंख्या बताओ, मीन्स पास्ट की पूछेगा। कभी कभी आपको प्रेजेंट की जनसंख्या देगा और कहेगा 4 वर्ष बाद की जनसंख्या, अच्छा ये पहले की पूछेगा, ठीक। यहाँ पे 4 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ, मतलब बाद मतलब आने वाला, फ्यूचर की बात कर रहा है। कभी कभी यहाँ फ्यूचर की जनसंख्या देगा कि एक शहर की जनसंख्या 4 वर्ष बाद इतनी होगी, तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी। जब 4 वर्ष बाद इतनी होगी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी मीन्स प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक। अगर आप जनसंख्या को इस पे करने लगे, इस बेस पे क्वेश्चंस को लगाने लगे, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यूपी पेट का पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरा सिलेबस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें सब कुछ बेसिक से एक एक पॉइंट को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा पेपर में, वो सब सिखाया जाएगा। अभी 5 दिन का समय है, सिर्फ मुझे क्वेश्चन लगवाने दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आइए, कह रहा प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत होता है n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है, सम संख्याओं का औसत होता है n+1। सम संख्या मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक। प्राकृतिक संख्या मीन्स है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n। विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर, ठीक है। ये डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है बेटा। ये 3 चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी पेट में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न किसी ना किसी पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। 4 पेपर होने हैं, 4 पेपर में आपको एक ना एक पेपर में यहाँ से प्रश्न मिलेगा। तो आपसे कहा प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो n की जगह पे 43 + 1/2। 43 1 44 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है आपको कहीं पर, कुछ ना समझ में आओ तो बताइए। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। कह रहा है एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 हैं और 40 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक हैं। अब समझिएगा भैया क्या है, बताया जाए, चलिए। कह रहा एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 हैं और 40 लड़कों के औसत अंक 30 हैं। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक कितने हैं। मतलब लड़के और लड़कियों के टोटल समूह के औसत अंक बताने हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। कैसे बताया जाए कि ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा, लिखित है। चलो समझो कैसे। कह रहा एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक कितने हैं 15 और 40 लड़कों के औसत अंक कितने हैं 30। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह के औसत अंक हैं। उस समूह के औसत अंक कितने हैं। चलो हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, समूह का मतलब होता है टोटल। टोटल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, टोटल की वैल्यू पूछी गई। नीचे हमेशा आप एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा संख्या का रेशियो बनाते हैं, संख्या का रेशियो बनाया जाता है।
ऊपर हमेशा बॉय और गर्ल के एवरेज को रखते हैं। बॉय और गर्ल के क्या रखते हैं? एवरेज को रखते हैं। अब समझिएगा कैसे। कह रहा 60 लड़कियों के औसत अंक, लड़की कितनी है? 60, इनके औसत अंक कितने हैं? 15। 40 लड़कों की संख्या कितनी है? 40, इनके औसत के अंक कितने हैं? 30। इनका रेशियो बनाना है, समूह का बताना है। समूह मतलब बॉय और गर्ल दोनों आएंगे और समूह को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। टोटल की वैल्यू बताना है कि बॉय और गर्ल टोटल का एवरेज क्या होगा, यही तो है। चलो इसको काटो, 20 दूना 40, 20 तिया 60, इसका गुणा इसमें करेंगे 20 तिहाई 60, इसका गुणा इसमें करेंगे 15 तिया 45, बटे में इन दोनों का योग 3 2 5 बराबर में टोटल x। ये 105 बनेगा, 105 बटे में बनेगा 105 बटे में 5, 105 का मतलब 21। जब ये कटेगा तो ये 21 आएगा। टोटल का एवरेज कितना आएगा? 21। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लेना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस बार आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर आ सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे संख्या का रेशियो बनाते हैं, बीच में हमेशा टोटल वैल्यू निकल के आती है, कुल वैल्यू। कुल बॉय और गर्ल का औसत क्या होगा, कुल कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियां पास होंगी। ठीक है, ये दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। ऊपर हमेशा एवरेज रखते हैं, एवरेज। ठीक है, बढ़ाया जाए फिर आगे। अगर ये मेथड नहीं समझ में आया तो एक मेथड और बता देते हैं। चलिए इसको रफ करें, आइए। वो मेथड लेकिन आपके लिए सॉलिड होगा या नहीं होगा। लॉन्ग मेथड बता दें क्या? बताओ, लॉन्ग मेथड बता दिया जाए? सही था वैसे मेथड, ठीक है ना। चलो फिर कोई बात नहीं, आइए अगला। कह रहा रोहन ने पहले 2 टेस्ट मैच में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट मैच में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, रोहन जो है वो 3 मैच खेलता है, 3 मैच खेलता है। पहले मैच में उसे कितने नंबर मिले? 70 नंबर मिले। दूसरे मैच में उसे कितने नंबर मिले? 75 नंबर मिले। तीसरे मैच के हमें अंक बताना है। हमने कहा तीसरे मैच में उसे x अंक मिले। सुनिएगा, उसने कहा 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए। मतलब रोहन क्या चाहता है, उसे इतने नंबर मिल जाएं कि तीनों मैचों को मिलाकर उसका एवरेज कितना हो जाए? 70 हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब नंबर में एवरेज का गुणा करते हैं तो हमेशा टोटल वैल्यू प्राप्त होती, कुल प्राप्त होता है। कितने मैच हैं? 3 मैच हैं। इनका एवरेज कितना है? 70, और 70 तिया 210। तो इन तीनों का जो टोटल है वो कितना है? 210 है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 210 माइनस 145। तो जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 65। मतलब तीसरे मैच में रोहन को 65 अंक प्राप्त करने चाहिए। देख कितना आसान था। उसने 2 मैचों के अंक दे रखा था, आपसे तीसरे मैच के अंक पूछा था, और सबसे बड़ी बात उसने एवरेज दे रखा था। एवरेज 3 मैचों के एवरेज दे रखा था। वो प्रत्येक मैच का एवरेज 70 कहा। मतलब वो प्रत्येक मैच में अप्रॉक्स में 70 आप कह सकते हो कि वो रन बनाता ही बनाता है, अंक प्राप्त करता है। तो 3 मैचों में वो कितना प्राप्त करेगा? 210। ठीक, तो पहले मैच में 70, दूसरे मैच में 75, तीसरे मैच में x। 210 से 145 को माइनस कर दोगे, तीसरे मैच के अंक निकल आएंगे कितना? 65। बताओ, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ा जाए, आइए जल्दी जल्दी पढ़ते चलिएगा। कह रहा है एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक कितने, जबकि लड़कियों के औसत अंक कितने? गणित में पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? देखो फिर से वही है, एक तरफ बॉय है और एक तरफ गर्ल है। ये बीच वाला टोटल, यहाँ पर संख्या का रेशियो। ठीक,
क्या कह रहा है कि 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं, यहाँ पे संख्या रख दीजिए। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 हैं और लड़कियों के औसत अंक 91 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे, हमने कहा x होंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है 89 गुणे 29 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है 91 गुणे 21 बटे में इन दोनों का योग मतलब 50 बराबर में x। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक, क्या करना होता है, इसका गुणा इसमें करना होता है, इसका गुणा इसमें करना होता है और बटे में इन दोनों का योग आता है, बराबर में टोटल जाता है। x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। पूरी कक्षा, गणित की पूरी कक्षा के औसत अंक, पूरी कक्षा का मतलब टोटल, हमेशा ये बीच वाला जो होता है ये टोटल वैल्यू निकाल के देता है। ठीक, इसके ऊपर इस बार प्रश्न आ ही सकता है क्योंकि ये दोबारा अगर हमारी क्लास में आए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल रहा है ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लो, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे मेथड को माइंड में सेट कर लो कि कैसे लगाना है। ठीक, बहुत ही आसान मेथड है। चलो इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। आइए अब ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, 6 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या है। भैया आपको एक बात पता है कि जैसे कोई संख्या लिखिए 2 4 6, अगर संख्या के बीच में गैपिंग समान हो तो एवरेज निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। अगर ये नहीं पता तो आप एवरेज की फर्स्ट क्लास को वॉच कर लेना, आप समझ जाओगे। एवरेज भी हमने पेट के लिए पढ़ा के रखा है, एवरेज, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब कुछ हमने परसेंटेज के लिए पढ़ा दिया, उसको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप उन्हीं क्लासेस को देखो, आप समझ जाओगे। तो हमने बोला कि जब गैपिंग समान हो तो एवरेज निकालने का सबसे अच्छा मेथड है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। उसने कहा कि 6 के पहले 10 गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल्स, 6 के पहले 10 गुणज का औसत क्या होगा। अगर 6 के मल्टीपल की बात की जा रही क्या, जैसे 6 अगला मल्टीपल क्या 12 फिर 18 फिर 24 डैश 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 कहाँ तक की 10 गुणज मतलब 10 छक्का 60, लास्ट वाला क्या होगा 60 होगा। जितने गुणज की बात करें उसी का उस संख्या में गुणा कर दो और लास्ट वाला गुणज पता हो जाएगा। उसने कहा 6 के पहले 10 गुणज तो 10 छक्का 60, पहला वाला 6 होगा और 10 छक्का 60 लास्ट वाला 60 होगा। जैसे वो कहता 6 के पहले 15 गुणज, क्या कहता 6 के पहले 15 गुणज तो पहला वाला क्या होता 6 और लास्ट वाला क्या होता 90। जैसे वो कहता 6 के पहले 20 गुणज तो पहला वाला क्या होता 6, लास्ट वाला कितना होता 120। समझ गए, जितनी संख्या कहेगा उसी संख्या को पहली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट वाला गुणज निकल आएगा। अब समझिएगा, जब भी संख्या गुणज में हो तो उनके बीच की जो गैपिंग है वो हमेशा समान होगी। जब भी संख्या गुणज में हो तो उनके बीच की गैपिंग हमेशा क्या होगी समान होगी। गुणज की गैपिंग समान होती है और जब गैपिंग समान हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है 6, लास्ट नंबर कितना है 60 बटे में 2 और ये बनेगा 66 को काटोगे कितना आ जाएगा 33। एवरेज कितना आएगा 33। भैया एक यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी वाला, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी 5-6 दिन है, मैं लगातार आपको क्लासेस दे दूंगा, आप समझ जाओ, आपका कल्याण होना निश्चित है। इतना रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करो बस, यही अब एक समय है आपके पास रिवीजन करने का। जितना क्लासेस वॉच कर सकते हो उतना वॉच करो, सिर्फ और सिर्फ देखो कि कैसे प्रश्न लगाए जा रहे हैं। अब पढ़ने का समय नहीं, पढ़ने का समय भगवान ने दे रखा था आपको 1-2 साल से, आपने तब नहीं पढ़ा तो अब 5 दिन में पढ़ के क्या करोगे। लास्ट के समय में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है, जितनी तेजी से रिवीजन कर सको उतनी तेजी से करो। कह रहा है 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। भैया विषम संख्या जब भी होंगी तो उनके बीच की गैपिंग क्या होगी समान होगी।
विषम संख्या के बीच की गैपिंग क्या होगी, समान होगी। अब क्या कह रहा है, 21 से 81 के बीच, 21 से 81 के बीच के विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो भैया 21 के बाद विषम संख्या बताओ 23, भैया 80 से पहले विषम संख्या बताओ 79। ये आपकी फर्स्ट वाली होगी और ये आपकी लास्ट वाली होगी। और विषम संख्या के बीच में भी गैपिंग क्या होती है, समान होती है। और जब भी गैपिंग समान होगी तो आप एवरेज बराबर क्या लगाओगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। जब आप इसको काटोगे तो ये 9 3 12 का 2 हाथ से लगा, 7 3 9 1 10 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 51। बताओ कोई डाउट है। जब भी विषम संख्या की बात करें या सम संख्या की बात करें या प्राकृतिक संख्या की बात करें तो हमेशा गैपिंग क्या होगी, समान होगी। हमेशा गैपिंग क्या होगी, समान होगी। और जब भी गैपिंग समान होगी तो आप एवरेज बराबर लगा देना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2 और आपका एवरेज आ जाएगा। उसने कहा 21 से 81 के बीच, मतलब 21 से 81 के बीच की विषम संख्या। तो 21 के बाद विषम संख्या 23, 81 से पहले विषम संख्या 79, इनका एवरेज बताना है। और फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जब हमें पता चल गया तो एवरेज बराबर लगा देना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। चलो आइए अगला, ये आप लगा लेना। अगला प्रश्न ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलो ये वाला आप लगा लेना भैया, इसमें तो एवरेज निकालना है। 11 खिलाड़ियों का दे रखा है सब कुछ, ये आप लगा के कमेंट करके बताओ, आसान है ये वाला। अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, उसको बताएंगे। इसको जल्दी से लगा के कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग। एवरेज का बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार प्रश्न, ये प्रश्न आ सकता है, किसी ना किसी पेपर में छप सकता है, नो डाउट आ सकता है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जितना मैं कह रहा हूँ पढ़ते चलो, विश्वास रखो। पेपर फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, पूरा प्रयास है मेरा। कल से मैथ की क्लास में 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी डाल दिए जाएंगे इसी 10 के डोज में, ठीक है। चैप्टर वो भी रिपीट करा देंगे, ठीक। और कोई बात, और कुछ कहना है, बस इतना ही ना, ठीक है। हम 10 के डोज में ही 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के अच्छे वाले ले लेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वैसे प्रश्नों को ले लेंगे। इसको आप कर लेना। आइए अगला प्रश्न समझो जो बेहतरीन है। ये प्रश्न अच्छा है, कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब उस पेपर का मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। बताया जाए। चलो भैया आपको एक बात को ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी फेल नहीं होने देना है, हमेशा उसे पास करना है, अपनी तरफ से नंबर दे देना है, मतलब पास करना ही करना है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आप पेपर पास करना चाहते हो तो आपको 340 अंक चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 340 नंबर मिल जाते हैं तो आप पेपर में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। होता क्या है, होता क्या है, आपको 340 नंबर मिल जाए तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आपके साथ होता क्या है इसको समझो। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए, एक छात्र था उसको क्या हुआ, मिलने चाहिए थे पास होने के लिए कितना 340, उसको मिले कितने 244। छात्र पास होने के लिए चाहिए थे 340 और छात्र को मिले कितने 244, मतलब छात्र फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ, उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। मतलब जो पास होने के कुल अंक थे उसको 12% से बता दिया कि 12% नंबर और मिले होते तभी तुम पास होगे, मतलब वो 12% से फेल हो गया। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने क्या कहा बच्चे को पास कराना है। बच्चे को 244 अंक मिले हैं और वो 12% से फेल हो रहा है। अगर उस बच्चे को वो वाले 12% दे दिए जाएं तो बच्चा पास हो जाएगा और पास की वैल्यू पास के बराबर हो जाएगी। बस इसीलिए मैंने कहा बच्चे को हमेशा पास कराना है।
बच्चे को 244 अंक मिलते हैं और वो 12% से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमने कहा अगर बच्चे को वो वाले 12% अंक दे दिए जाएं तब तो बच्चा पास हो जाएगा ना, तो बच्चे को पास कराओ बस किसी तरीके से। अब यहाँ पे 244 जाएगा, 340 से 244 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12% हो जाएगा। ये एक हासिल जाएगा 10, 10 से 4 जाएगा 6, एक हासिल गया तो यहाँ पे बचा 3, एक हासिल दोगे 13, 13 से 4 जाएगा 9, 12% की वैल्यू 9, 12 अठे 96, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमेशा पेपर में अधिकतम पूर्णांक की अगर बात करेगा तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है बाबू, ठीक है। पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100% पे होता है। तो इसमें 100 से गुणा कर देना तो ये 100% आएगा, इसमें 100 से गुणा कर देना तो ये कितना आ जाएगा 800। मीन्स उस परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा 800 रहा होगा, ठीक। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना रहा होगा 800 रहा होगा। और इसी के साथ कल से मुलाकात होती है कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दीजिए। आगे हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग इसी क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी आगे बढ़ाएंगे और यूपी पेट के पेपर को दमदार तरीके से आपको पास कराएंगे, हमारी गारंटी है। कल से रीजनिंग की क्लास भी इसी में 5 से 6 क्वेश्चंस को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं जो पेपर में आने की संभावनाएं हैं। आगे कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डीआई की क्लासेस पूरी तरीके से हमने पढ़ा दी, कंप्लीट डीआई आपको पढ़ा दिया है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतनी डीआई कंप्लीट कर लो आप पास हो जाओगे। आगे कल मिलते हैं। डीआई के 20 नंबर पक्के करने हैं तो वो 10 क्लासेस पढ़ के जाओ, 100% गारंटी है कि उससे बाहर डीआई नहीं जाएगी। आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।